स्टूडेंट्स, हमने प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को डिटेल से डिस्कस कर लिया है और उसमें एग्ज़ाम्पल हमने ली है चिक एम्ब्रियो में या वर्टिब्रेट्स में डेवलपमेंट कैसे होती है। हमारे टॉपिक्स में मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये सारी डेवलपमेंट ड्यूटरोस्टोम्स की डेवलपमेंट है, यानी इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स का ही जिक्र है। जितने भी हम डेवलपमेंटल प्रोसेसेस यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में एनिमल डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस डिस्कस की जाती हैं, जिसमें पहली स्टेज क्लीवेज है कि एक सेल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जाइगोट डेवलप्स इनटू a ball or a mass of blastomeres through process of cleavage। तो पहली फेज़ क्लीवेज, दूसरा ब्लास्टोसील का बनना उस मोरूला में, इस अमल को बोलते हैं ब्लास्टुलेशन, और फिर सेलुलर मूवमेंट और जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का बनना, और उसमें आर्केंटिरॉन का बनना, ब्लास्टोपोर का बनना। ये पूरी स्टेज कहलाती है गैस्ट्रुलेशन और उस एम्ब्रियो को बोलते हैं गैस्ट्रूला। इन जर्म लेयर्स से ऑर्गेनोजेनेसिस होती है और ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स एस्टेब्लिश होते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस से। अब यहाँ एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि ये सब होता कैसे है। इसके लिए बुक ने हेडिंग दी है मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट। सो व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म बिहाइंड दिस ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये मैकेनिज़्म किस रेफरेंस से डिस्कस होना है, वो रेफरेंसेस भी हमारे बहुत स्पेसिफिक हैं, बहुत ब्रीफली हमने उसको टैकल करना है। तो कहा यह जाता है कि एक सेल होता है जाइगोट, जिसमें सारा जीनोम होता है, सारे जीन्स होते हैं, तमाम क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं उस एक सेल में। वो सेल फिर अपनी तादाद बढ़ाता है, ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बनते हैं, फिर मिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं, फिर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में, जैसे कि हम हैं। तो ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स या जितने भी सेल्स बन जाएं डेवलपमेंट के दौरान, इन सब में जीन्स तो सेम होते हैं, इनका जेनेटिक कंटेंट डिफरेंट नहीं होता। तो जब इनके जीन्स सेम होते हैं तो ये सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हो जाते हैं, और कोई सेल कोई ऑर्गन बना रहा है, कोई सेल किसी टिश्यू का हिस्सा बन रहा है, ये डिफरेंशिएशन कैसे होती है, और कब तक वो सेल्स एक जैसे होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। ये तमाम क्वेश्चंस हैं जो इस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट पर रेज किए जाते हैं। इनके आंसर्स हमने देखने हैं। तो अर्ली एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स की ये स्टडीज़ हैं। सबसे पहले हैंस डेट्रिक की स्टडी है, और इन्होंने सी अर्चन एम्ब्रियो लिया। ये दुनिया के पहले इंसान हैं जिन्होंने सबसे पहला एनिमल क्लोन बनाया। इन्होंने सी अर्चन के इस जाइगोट में पहली क्लीवेज से जब 2 सेल स्टेज बनी, इस 2 सेल स्टेज पर इन दोनों सेल्स को एक दूसरे से फिजिकली अलग कर दिया। तो इसे लिखा हुआ है ही शूट देम अपार्ट। इन दोनों ब्लास्टोमियर्स को अलग किया, तो वो दोनों ब्लास्टोमियर्स सी वाटर में डेवलपमेंट पा गए और दोनों से नॉर्मल एम्ब्रियो बने जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल थे, क्योंकि उनका जो पेरेंटल सेल था जाइगोट, उसका जीनोम ही इनमें आया था क्लीवेज से। इन्होंने अगली स्टेजेस पर भी किया। 16 सेल स्टेज तक सी अर्चन में इन्होंने उन ब्लास्टोमियर्स को एक दूसरे से फिजिकली अलग कर करके उनको ग्रो करने का, डेवलप होने का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, और वो डेवलप हुए। तो यानी एक जाइगोट से आप 16 आइडेंटिकल एम्ब्रियोज हासिल कर सकते हैं। स्पेमैन ने पहला एक्सपेरिमेंट किया सैलामेंडर जाइगोट पर, और इसमें इन्होंने इस बहुत बड़े सेल जाइगोट को ह्यूमन हेयर का लिगेचर दिया। उस ह्यूमन हेयर से इस जाइगोट पे गांठ लगाई। ये एम्फीबियंस के जाइगोट्स को इस्तेमाल करने का एडवांटेज है कि ये बड़े सेल्स होते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, लेकिन इस पूरी डिस्कशन के बाद हम इस बात पे आएंगे
ये ऐसे लिगेचर दिया, ऐसे गांठ लगाई कि इस जाइगोट का न्यूक्लियस एक तरफ रह गया और दूसरे हिस्से में सिर्फ साइटोप्लाज्म था। 16 सेल स्टेज तक क्लीवेज सिर्फ इस तरफ हुई जिस तरफ इस जाइगोट में न्यूक्लियस मौजूद था। आफ्टर दिस क्लीवेज, आफ्टर दीज क्लीवेजेस, ये कितनी हुई? पहली क्लीवेज से 2 ब्लास्टोमियर्स, दूसरी से 4, तीसरी से 8 और चौथी क्लीवेज से 16 ब्लास्टोमियर। यानी जब यहाँ 16 न्यूक्लियाई बन गए तो इनमें से एक न्यूक्लियस इधर माइग्रेट होता है और ये न्यूक्लियस जब इधर माइग्रेट हुआ तो फिर इस पोर्शन में जिसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म था इसमें भी क्लीवेज स्टार्ट होगी, उधर भी एम्ब्रियो बनने लग गया। तो यानी कि न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट है किसी भी जाइगोट में या किसी भी इस एम्ब्रियो में क्लीवेज को स्टार्ट करवाने के लिए। तो ये न्यूक्लियस का रोल यहाँ से डिस्कवर हुआ। इन्होंने 2 सेल स्टेज पर ये सी अर्चन वाला एक्सपेरिमेंट हैंस डेट्रिक का वो रिपीट भी किया और दोनों जाइगोट, दोनों ब्लास्टोमियर्स को अलग किया, दोनों से 2 आइडेंटिकल एम्ब्रियोज बने और वो एम्फीबियन एम्ब्रियोज भी एक दूसरे के क्लोन्स थे। तो स्पेमैन का ये पहला एक्सपेरिमेंट कहलाता है डिलेड न्यूक्लिएशन, यानी कि कुछ वक्त के बाद साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस का आना, डिले के साथ आना, यानी 4 क्लीवेजेस के बाद यहाँ न्यूक्लियस प्रोवाइड करते हैं हम और उस न्यूक्लियस में पूरा पोटेंशियल होता है कि वो पूरा एम्ब्रियो बनवा दे। तो ये डिलेड न्यूक्लिएशन एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ये 2 सेल स्टेज पर दोनों ब्लास्टोमियर्स को फिजिकली अलग करें तो उससे भी एम्ब्रियोज बन जाते हैं। स्पेमैन ने भी इस प्रोसीजर को एक्सटेंड किया 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज। बुक ने ये 2 मेंशन किए हैं। 2 सेल स्टेज पर अलग किया, 16 सेल स्टेज पर इन 16 ब्लास्टोमियर्स को अलग किया तो क्या रिजल्ट आया? ऑल सेल्स कैन डेवलप इनटू एम्ब्रियो, यानी कि 16 सेल स्टेज तक जब क्लीवेज होती है 4 क्लीवेजेस से सेल्स के अंदर कोई बेसिक डिफरेंस नहीं आता। इसको आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 10 में। इसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। ये रेडियल क्लीवेज है। यहाँ पर जितने कंटेंट्स हैं सेल के, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जीन्स और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद सब्सटेंसेस, वो इसका मतलब है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इन अर्ली डिवीजन्स में बनने वाले ब्लास्टोमियर्स में तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जैसी है। यही वजह है कि वो 16 के 16 सेल्स 16 एम्ब्रियो बन सकते हैं, बिल्कुल एक जैसे जानदार बना सकते हैं। ये स्पेमैन का पहला एक्सपेरिमेंट डिलेड न्यूक्लिएशन, दूसरा एक्सपेरिमेंट दोनों सेल्स को फिजिकली अलग करना, तीसरा एक्सपेरिमेंट 16 सेल्स को 16 सेल स्टेज पर इन तमाम ब्लास्टोमियर्स को अलग करना। स्पेमैन का ये डिलेड न्यूक्लिएशन एक्सपेरिमेंट बाय चांस हुआ और वो कैसे हुआ कि जब ये नॉर्मल डिलेड न्यूक्लिएशन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि न्यूक्लियस एक तरफ होता है और ह्यूमन एयर के लिगेचर से जो ग्रे क्रेसेंट है, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ग्रे क्रेसेंट क्या है, एनिमल पोल क्या है, वेजिटल पोल क्या है, इन एम्फीबियंस के एग का यानी जाइगोट का स्ट्रक्चर क्या है, ये हम इस टॉपिक के बाद अभी डिस्कशन में लाते हैं। तो न्यूक्लियस एक तरफ है, ग्रे क्रेसेंट साइटोप्लाज्म की एक रीजन है, वो इस ह्यूमन हेयर के लिगेचर से इन दोनों पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन दोनों में बराबर मिकदार में मौजूद है। तो यहाँ तो ये होता है कि जब 16 सेल स्टेज पे न्यूक्लियस इधर माइग्रेट होता है इस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से, तो दोनों तरफ डेवलपमेंट शुरू हो जाती। लेकिन एक डिलेड न्यूक्लिएशन एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि न्यूक्लियस एक तरफ रह गया और ग्रे क्रेसेंट ऐसे गांठ लगी कि वो दूसरे सेल में न्यूक्लियस पूरा ग्रे क्रेसेंट चला गया। इस एक्सपेरिमेंट में होता ये बिहेवियर जो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया है शुरू में। यहाँ क्या हुआ कि ग्रे क्रेसेंट पूरा एक तरफ रह गया, न्यूक्लियस एक तरफ रह गया। तो डेवलपमेंट सिर्फ उस तरफ हुई जिस तरफ न्यूक्लियस था। यहाँ माइटोसिस शुरू हुई एज पर रूटीन। 16 सेल स्टेज पर
एक न्यूक्लियस इधर शिफ्ट हुआ, लेकिन एम्ब्रियो सिर्फ इस तरफ बना जिस तरफ ग्रे क्रेसेंट था, और जिस तरफ सिर्फ न्यूक्लियस था और साइटोप्लाज्म की ये रीजन नहीं थी, उस तरफ प्रॉपर एम्ब्रियो नहीं बन सका। तो इसका मतलब ये है कि अकेला न्यूक्लियस डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करता, इसके साथ इसको ये ग्रे क्रेसेंट भी चाहिए। यहाँ से साइटोप्लाज्म का रोल डिस्कवर हुआ इस डिलेड न्यूक्लिएशन एक्सपेरिमेंट में। जब ग्रे क्रेसेंट की सिग्निफिकेंस मालूम हुई तो एक बहुत वास्ट सिनेरियो जनरेट होता है कि जाइगोट के साइटोप्लाज्म में ऐसा क्या है जो डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। तो अब हम जानते हैं कि जाइगोट के साइटोप्लाज्म में कुछ ख़ास स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स, कि वो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की जेनर ओरिजिन बनाने वाले तय्युनकार डिटर्मिनेंट मीन्स तय्युनकार केमिकल्स होते हैं। वो सब्सटेंसेस ज़रूरी हैं इन न्यूक्लियाई के साथ, अगर इन न्यूक्लियाई ने प्रॉपर डेवलपमेंट का अमल करवाना है उस एम्ब्रियो में। तो ये ग्रे क्रेसेंट की सिग्निफिकेंस यहाँ से डिस्कवर हुई। स्पेमैन के ये 4 एक्सपेरिमेंट्स इस रेफरेंस में यहाँ मेंशन किए जाएंगे, और हम इसकी समरी यूँ करते हैं कि डेवलपमेंट का मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज़ बिहाइंड दिस होल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला क्या है, जीन्स, न्यूक्लियस चाहिए, जहाँ डीएनए नहीं होगा वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी। और दूसरा रिजल्ट कंक्लूजन क्या है इस पूरे एक्सपेरिमेंट से, वो ये है कि न्यूक्लियस के साथ, इन जीन्स के साथ साथ क्या चाहिए, साइटोप्लाज्म की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। अगर ये मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स या ये ग्रे क्रेसेंट उन न्यूक्लियाई के साथ प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वो रीजन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सकेगी। इसके बाद बुक ने फिर न्यूक्लियस की सिग्निफिकेंस को बताने के लिए हेडिंग लगाई है, और वहाँ ये लिखा हुआ है रोल ऑफ न्यूक्लियस। रोल ऑफ न्यूक्लियस को दोबारा मेंशन किया, और उसमें हैमरलिंग का 1943 का एक्सपेरिमेंट है। ये इन्होंने 1943 में यूनिसेलुलर अलगा, जो कि मैरीन अलगा है, समंदर के पानी में ये रहता है और सबसे बड़ा अलगल सेल भी है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में से एक बहुत बड़ी टिपिकल एग्जांपल है कि ये नेकेड आई से विजिबल होता है। इसकी जीनस का नाम है एसी टैबुलेरिया। इसकी 2 स्पीशीज़ हैं, एक का नाम है एसी टैबुलेरिया मेडिटेरेनिया, दूसरी स्पीशी का नाम है एसी टैबुलेरिया क्रेनुलेटा। एसी टैबुलेरिया मेडिटेरेनिया और क्रेनुलेटा का बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है। इसकी बॉडी के इस सेल के 3 हिस्से होते हैं, राइजोइड्स जो कि इसका होल्ड फास्ट है, ये अटैचमेंट के काम आते हैं। फिर एक स्टॉक, इसमें साइटोप्लाज्म है, राइजोइड्स के साथ इस रीजन में स्टॉक की बेस पर इस सेल का न्यूक्लियस होता है, और इधर है इसकी कैप। इन कैप्स की शेप्स डिफरेंट। एसी टैबुलेरिया मेडिटेरेनिया जो कि ये ग्रीन बना हुआ है, इसकी कैप यूँ रेगुलर होती है, राउंड होती है। एसी टैबुलेरिया क्रेनुलेटा की कैप ये इर्रेगुलर शेप की होती है। इन दोनों स्पीशीज़ में ये फ़र्क है। अब हमारे पास इसका एक ट्रेट आ गया ये कि इसमें डेवलपमेंट के बाद कैप बननी, स्टॉक के ऊपर लास्ट पे कैप बननी है। तो क्या कैप बनाने के लिए न्यूक्लियस इम्पोर्टेंट है या इस स्टॉक का साइटोप्लाज्म इम्पोर्टेंट? ये ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने इस हाइपोथेसिस पे काम किया, और कैसे काम किया, इन्होंने इस एसी टैबुलेरिया क्रेनुलेटा की ये स्टॉक कट की और इधर इसको ग्राफ्ट कर दिया। एसी टैबुलेरिया क्रेनुलेटा की स्टॉक को एसी टैबुलेरिया मेडिटेरेनिया में ग्राफ्ट कर दिया यहाँ। अब आप ये दूसरी डायग्राम अलग से बनाएंगे तो ये जो उसका साइटोप्लाज्म, इस स्पीशी का साइटोप्लाज्म इस स्पीशी के न्यूक्लियस के ऊपर, और इसकी स्टॉक को कट किया और इस स्पीशी के न्यूक्लियस के ऊपर इसको ग्राफ्ट कर दिया यहाँ।
तो ये इस स्पीशी का साइटोप्लाज्म, दूसरी डायग्राम ये बनेगी और ये बन चुकी है। यहाँ क्या है कि ये ग्राफ्टिंग हो गई, ग्राफ्टिंग नज़र आ रही है हमें। मैं ये ज़रा क्लियर कर दूँ ताकि इसमें कोई अभाम ना रहे, आप इसको बड़ी अच्छे तरीके से देख सके। इस स्पीशी का न्यूक्लियस है, उस स्पीशी का साइटोप्लाज्म है स्टॉक, इस स्पीशी का न्यूक्लियस है ग्रेनुलेटा का, लेकिन ये ग्रीन स्टॉक इस स्पीशी का साइटोप्लाज्म। अब देखना ये था कि स्टॉक के ऊपर कैप कैसे बनती, तो कैप साइटोप्लाज्म की टाइप से बनती है या कैप की टाइप न्यूक्लियस की टाइप से मैच करती है। तो रिजल्ट ये आया कि कैप की टाइप न्यूक्लियस डिटरमिन करता है। जैसा स्टॉक की बेस पर न्यूक्लियस यानी डीएनए मौजूद है वैसी कैप डेवलप हुई। तो मेडिटेरेनिया के न्यूक्लियस की टाइप से रेगुलर कैप बनी और क्रेनुलेटा के न्यूक्लियस की टाइप से इर्रेगुलर कैप बनी। ये इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। तो ये दो सिंपल डायग्राम्स में आपने शो करना है। यहाँ से भी क्या स्टडी हुई, क्या हमारे पास क्या कंक्लूजन है, क्या हम यहाँ से इन्फर कर रहे हैं। सो वी लर्न दैट nucleus is important for development. Nucleus is behind the process of development along with these cytoplasmic cellular determinants. So role of nucleus ऐसे और role of cytoplasm, साइटोप्लाज्म में क्या है, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म में, एक एग्जांपल दी हुई है एसिडियंस की। एसिडियंस ये फैमिली एसिडिएसी है या वो सब क्लास एसिडिएसी है। ये वो होते हैं ट्यूनिकेट्स होते हैं, ट्यूनिक रखने वाले अर्लियर कॉर्डेट्स हैं। इनके मेरीन होते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में अलग, इनके जाइगोट के साइटोप्लाज्म में अलग अलग कलर्स मौजूद हैं। उन कलर्स के रोल्स लिखे हुए हैं कि किसी कलर से कोई टिश्यू बन रही है, किसी कलर से कोई ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, कहीं से एक्टोडर्म डिफरेंशिएट हो रही है। तो अब इसकी समरी करते हैं, वो आपने वहाँ से खुद ही पढ़ने। समरी यूँ करते हैं कि मसलन एक सेल का न्यूक्लियस है, माइटोसिस करोड़ों दफ़ा भी होना, तो वो न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन से सेम जाता है हर बनने वाले ब्लास्टोमियर में, हर सेल में जितनी दफ़ा भी माइटोसिस हो। सेल्स में फ़र्क कैसे पड़ता है? सेल्स में फ़र्क पड़ता है कि उन क्लीवेज के पैटर्न्स के ज़रिए ये अलग अलग रीजन्स में, एम्ब्रियो की अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जहाँ जहाँ जिस नेचर का केमिकल जाता है वो उस रीजन के न्यूक्लियाई से ख़ास जीन्स को स्टिमुलेट कर देता है और वो जीन्स ख़ास केमिकल्स प्रोड्यूस करके एक स्पेसिफिक टिश्यू बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के ज़रिए जब तक डेवलपमेंट का मैकेनिज़्म बताया जाएगा उसके बिहाइंड ये डिटेल्स होंगी। डेवलपमेंट के लिए मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, पूरे प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को कौन कंट्रोल करता है? डीएनए प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म। स्पेमैन के अगले एक्सपेरिमेंट्स से, ये जो अगले एक्सपेरिमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, इनसे जो एक और डिस्कवरी हुई कि ना सिर्फ ऐसा होता है कि सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की ये डिस्ट्रीब्यूशन ही इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट के प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए, बल्कि वहाँ नेबरिंग सेल्स का भी रोल होता है। सेल्स जब डेवलपमेंट के अमल में मौजूद होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली मौजूद नहीं होते, उनके नेबर्स उनको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि आपने ये बनाना है। तो अब जब आप बुक्स पढ़ते हैं या आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि सेल्स टेल ईच अदर, वो एक दूसरे से बातें करते हैं कि अब हमने ये टिश्यू डेवलप करनी और नेबरिंग सेल्स रोल्स डिफाइन करते। इस प्रोसेस को एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहा जाए। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कि एक सेल है एम्ब्रियो का, वो इंड्यूस करता है डेवलपमेंट का अमल दूसरी किस्म के सेल्स में। क्या बोल रहे हैं इसे?
एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, मैंने कल न्यूरोलेशन बताते हुए वर्ड यूज़ किया था न्यूरल इंडक्शन, यानी कि कोई टिश्यू मौजूद है और वो एक्टोडर्म को स्टिमुलेट कर रही है कि वो न्यूरॉन बन जाएं। तो सेल्स एक दूसरे से केमिकल्स की लैंग्वेज में डिस्कशन करते हैं और उस डिस्कशन से क्या होता है, उस टॉकिंग से क्या होता है, उस टॉक से अलग अलग टिश्यूज़ बनती हैं। तो अब समरी यूँ हुई कि ना सिर्फ डीएनए के जीन्स, ना सिर्फ मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स, बल्कि नेबरिंग सेल्स का इन्फ्लुएंस भी सेल्स को एक दूसरे से डिफरेंट करने में, डिफरेंशिएट करने में रोल प्ले करता है। चाहे उन तमाम सेल्स का जेनेटिक कंटेंट सेम होता है, सबके जीन्स एक जैसे होते हैं, तो डिफरेंट कैसे होते हैं सेल्स एक दूसरे से? वहाँ मौजूद केमिकल्स जो उस सेल में क्लीवेज से आते हैं और वहाँ मौजूद केमिकल मैसेंजर्स जो नेबरिंग सेल से आते हैं। ये है समरी इस पूरे प्रोसेस की। ये डिस्कवरी कैसे हुई, नेबरिंग सेल्स का इन्फ्लुएंस कैसे डिस्कवर हुआ, ये एक्सपेरिमेंट्स पे मैं बाद में आता हूँ। यहाँ हम थोड़ा सा अपना एक बैकग्राउंड बनाते हैं कि एम्फीबियन डेवलपमेंट होती कैसे है। तो मैं आपको एक एम्फीबियन जाइगोट का स्ट्रक्चर बताता हूँ। एम्फीबियन जाइगोट एग सेल एक बहुत बड़ा, इसीलिए ना ये बहुत मतलब फेवरेट ऑर्गेनिजम्स रहे हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स के, एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करने के लिए एम्फीबियंस, कि आप इनको बहुत आसानी से देख सकते हैं। जाइगोट्स को, एग्स को कलेक्ट करना आसान है, बहुत सिंपल से वाटरी मीडियम में आप लैब में इनको ग्रो करवा सकते हैं। तो एक एग सेल मसलन ये एक एम्फीबियन एग है। इस एम्फीबियन एग में आपको दो रीजन्स नज़र आएंगे। एक ये अपर रीजन होगी, ये रीजन डार्कर कलर में होगा, ये रीजन डार्क रीजन, यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है। सेल का ये हिस्सा जहाँ न्यूक्लियस मौजूद हो, इस हिस्से को कहते हैं एनिमल पोल। एनिमल पोल कितने फीचर्स बता रहा हूँ? दो, ख़ास तौर पे विद रेफरेंस टू फ्रॉग। और फ्रॉग्स में भी क्योंकि अमेरिका और उधर ये सारी रिसर्चेज हुई हैं, तो वो जीनोपस लीविस फ्रॉग है, जीनोपस, उसका एम्ब्रियो ज़्यादा डिस्कस होता है। ये डार्क होता है ये रीजन और इट कंटेन्स न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है। ये जो रीजन है यहाँ पर बड़े बड़े योक वाले सेल्स होते हैं, यहाँ योक भरा हुआ होता है। हम सेल्स को बाद में डिस्कस करते हैं। ये एक सेल है, ये उसकी फूड है, ये योक है। दिस योकी रीजन इज कॉल्ड वेजिटल पोल। वेजिटल पोल, इतनी बात समझ। तो यूँ है कि आप वो जो जब ये पढ़ेंगे ना मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स, तो वहाँ आप एसिडियन जाइगोट में भी पढ़ेंगे ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म, फ्ला एनिमल पोल का साइटोप्लाज्म। तो ये दो वर्ड्स यूज़ होते हैं। वो रीजन एग की जहाँ न्यूक्लियस हो, एनिमल पोल, जहाँ साइटोप्लाज्म हो वेजिटल पोल। अब ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, इसमें स्पर्म आता है। स्पर्म का न्यूक्लियस फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एंटर होता है, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। हम बाकी डिटेल्स फर्टिलाइजेशन की डिस्कस नहीं कर रहे, ये स्पर्म का न्यूक्लियस। स्पर्म का न्यूक्लियस जाके इसको फर्टिलाइज करता है और ये एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है। और अब हम इसको क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे जाइगोट। तो ये जाइगोट बन गया। अब आप इसको डायग्राम को ऐसे देखेंगे, मॉडिफाई हो गई। ये क्या है? अब ये एग नहीं है, ये अब जाइगोट है। दिस इज पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म। यहाँ से स्पर्म एंटर हुआ है, इस रीजन से स्पर्म एंटर हुआ। ये न्यूक्लियस जहाँ से स्पर्म एंटर होता है ना इस एनिमल पोल में, उसके अपोजिट साइड पर, अपोजिट एंड पर साइटोप्लाज्म की एक क्लियर रीजन डेवलप होती है
क्लियर रीजन, जो डार्क साइटोप्लाज्म होता है वो एक तरफ हो जाता है, हम वो वर्ड्स भी मैं यहाँ नहीं मेंशन कर, कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है, एक क्लियर रीजन अपीयर होती है, इस क्लियर रीजन को कहा जाता है ग्रे क्रेसेंट। ये वेज शेप्ड होता है, मसलन इस जगह पे हम इसको शो कर देते हैं कि ये ग्रे क्रेसेंट, ये साइटोप्लाज्म इधर एग्रीगेट हो जाता है, पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म के उलट एनिमल पोल में। ये पिगमेंट्स कहाँ से आते हैं ये याद रखना है आपने, ये देख रहे हो कुछ पिगमेंट्स तो होते हैं एनिमल पोल के साइटोप्लाज्म में। जब यहाँ फर्टिलाइजेशन से ये जाइगोट बन जाता है और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है तो ये वेजिटल पोल वाले मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स भी इकट्ठे हो जाते हैं इस जगह पर, अपोजिट पॉइंट पर। इस रीजन ऑफ क्लियर साइटोप्लाज्म को इसकी शेप की वजह से जो हाफ क्रेसेंट जैसी है, वेज लाइक है, इसे कहते हैं ग्रे क्रेसेंट। सो दिस रीजन इज ग्रे क्रेसेंट। समझ, इससे आगे बढ़ते हैं। जब ग्रे क्रेसेंट बन जाता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ग्रे क्रेसेंट इस एम्ब्रियो के पोल्स को डिटरमिन करने वाली रीजन है। इसने क्लीवेजेस में डिवाइड होना है, अर्ली क्लीवेजेस में ये इक्वल डिवाइड होता है। जब तक किसी एम्ब्रियो का, एम्फीबियन एम्ब्रियो का कोई भी ब्लास्टोमियर पूरा लार्वा बना सकता है, पूरा एम्ब्रियो बना सकता है, इसका मतलब है कि उसमें ग्रे क्रेसेंट बराबर तकसीम होकर गया, यानी 16 सेल स्टेज तक ये हर सेल में बराबर मिकदार में जाते हैं। इसलिए इन जानदारों में आप पढ़ रहे हैं कि 16 सेल स्टेज तक ये सलाहियत होती है, उसके बाद क्यों ख़त्म हो जाती है, ये डिटर्मिनेंट्स बराबर तकसीम नहीं होते। ग्रे क्रेसेंट जिस तरफ बना है इसको कहते हैं कि इस तरफ फ्रॉग की बैक बनेगी, इसका वर्टिब्रल कॉलम वाली रीजन बनेगी, ये रीजन बनेगी इस तरफ, तो इसे क्या कहा जाएगा, ये इसकी डोर्सल साइड है। और इस तरफ इसकी बेली बनेगी, ये रीजन बॉडी की बनेगी, इसलिए ये इसकी वेंट्रल साइड है। यानी ग्रे क्रेसेंट अपीयर होते ही इस एम्ब्रियो के पोल्स डिफाइन हो जाए। जैसे आपको मैंने चिक एम्ब्रियो में पोलैरिटी की डेवलपमेंट किसी हद तक डिस्कस की है, जहाँ कॉलर सिकल हो वो टेल एंड है, जहाँ प्रिमिटिव स्ट्रीक बने वो डोर्सल एंड है, तो वो डोर्सल साइड बनती, ये डोर्सल साइड। जाइगोट में क्लीवेज होती है, मोरूला बनता बॉल ऑफ सेल्स। मैं सिंपल डायग्राम्स कर देता हूँ। ये मसलन एक बॉल ऑफ सेल्स, ये पूरा सेल से भरा हुआ है, फिर इसमें कुछ सेल स्प्लिट होते हैं और एक कैविटी अपीयर होती है, यू नो वेल, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। ये मोरूला ब्लास्टोसील यहाँ जब आपने बनानी है ना तो उसका एक तरीका है ब्रीफ सा, यहाँ आपने सेल्स की सिंगल लेयर शो कर देनी है टॉप, ये सिंगल एपिथेलियम ब्लास्टोमियर्स, बाकी सारे सेल्स यहाँ एग्रीगेटेड होते हैं। सो दिस एम्ब्रियो हैविंग ब्लास्टोसील इज कॉल्ड ब्लास्टूला। इधर योग में बड़े सेल्स होते हैं, ऊपर माइक्रो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ये ब्लास्टोसील है, ये मैक्रोब्लास्टोमियर्स हैं योग वाली रीजन, और ये एम्ब्रियो क्या है, ये ब्लास्टूला। अच्छा, जो अब डोर्सल साइड, ये डोर्सल एंड, ये वाली जगह, ये डोर्सल साइड है। गैस्ट्रुलेशन कैसे शुरू होती, किसी भी एम्ब्रियो में गैस्ट्रुलेशन का आगाज कैसे होता है, जब ब्लास्टूला के सेल्स माइग्रेट होकर अंदर जाना शुरू करें। अब इस ब्लास्टूला के सेल्स कहाँ से माइग्रेट होना शुरू होते हैं, जहाँ ग्रे क्रेसेंट बना होता है, वहाँ पे एक टर्म यूज होती है योग प्लग, हम उसको भी नहीं डिस्कस कर रहे। जहाँ ग्रे क्रेसेंट बना होता है डोर्सल साइड से सेल्स अंदर को इन्वेजिनेट होना शुरू होते हैं, यूँ है ना, ये ब्लास्टूला, ये सेल्स डोर्सल साइड से यूँ अंदर धंसना शुरू करते हैं और ये पूरे सेल्स यहाँ एम्ब्रियोनिक लेयर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं जर्म लेयर्स। तो अब जो एम्ब्रियो हमें हासिल होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज गैस्ट्रूला। इस एम्ब्रियो की जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है
मैं अब ये एक्सेस बदल रहा हूँ। ये डायग्राम्स आपके सामने मैंने बनाई हुई हैं, ऑलरेडी किसी हद तक डिस्कस भी की हुई हैं। ये जो इसका गैस्ट्रूला डेवलप होगा, हुआ क्या कि ये सेल्स यहाँ से, ये वाले सेल्स जो हमने इस कलर में यहाँ ग्रे क्रेसेंट में बनाए हुए हैं, ये इनकी ज़्यादा तादाद यहीं पर एग्रीगेटेड होती है। ये इस जगह से माइग्रेट होकर इधर अंदर आकर अरेंज हो जाते हैं एंड दे मेक मीजोडर्म। ये सेल्स इस ब्लास्टोपोर से यहाँ अरेंज होकर अंदर आए और इन्होंने लेयर बना दी। ये लेयर जो इस तरफ रहेगी इसके, ये कहलाएगी अब एंडोडर्म। ये एंडोडर्म, ये रेड कलर, ये एंडोडर्म। और जो लेयर बाहर की तरफ रहेगी वो एक्टोडर्म है। इस पूरे सेल्स की लेयर को हम मीजोडर्म कह रहे हैं। और ये सेल्स जो इस एक्टोडर्म के नीचे आकर अरेंज हुए हैं, इन्हें कहा जाता है दैट दीज आर सेल्स फ्रॉम डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। ये डोर्सल लिप से आए हुए सेल्स हैं। ये क्या है? एक्टोडर्म, ये है मीजोडर्म और ये है एंडोडर्म। और ये कैविटी अब कहलाएगी आर्केंटीरोन, आर्केंटीरोन। और ये ओपनिंग जहाँ से ये अंदर की तरफ धंसना शुरू हुए हैं, मैंने वो बैलून की एग्जांपल आपको दी हुई कि एक बैलून में एक तरफ से फिंगर पिंच करें तो वो जो डिप्रेशन गड़ा बनता है वैसा ब्लास्टोपोर होता है। दिस इज़ ब्लास्टोपोर। जहाँ से ये सेल्स अंदर गए और जाकर यहाँ अरेंज हुए, दिस रीजन इज कॉल्ड डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। ये डोर्सल लिप, जहाँ ग्रे क्रेसेंट था वहाँ से सेल्स माइग्रेट हुए, डिवाइड हुए, माइग्रेट हुए, अंदर जाकर अरेंज हो गए। इनको क्यों कहते हैं डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर? इसलिए कि जहाँ ये मौजूद है ना, ये जाकर एक्टोडर्म को स्टिमुलेट करते हैं और वहाँ नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज करवा देते हैं। जहाँ ये अरेंज होते हैं वहाँ नोटोकॉर्ड बनता है। क्या तरतीब है? एम्ब्रियो ऑफ चिक में डिटेल से डिस्कस हो गया कि ये हैंसन नोड से अंदर जाते हैं चिक एम्ब्रियो में, यहाँ इस जगह से अंदर जाते हैं जहाँ ग्रे क्रेसेंट होता है, तो इसे कहते हैं बाय डेफिनेशन डोर्सल लिप। इसलिए हमने हैंसन नोड को वहाँ डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर का है। वो सेल्स अंदर जाते हैं, पहले प्रीकॉर्डल प्लेट बनाते हैं, फिर नोटोकॉर्ड बनता है, तो उस जगह को नोड भी कहा जाता है, सिंपली नोड। तो स्पेमैन ने क्या किया? इन्होंने नोड डिस्कवर किया। ये इन एम्फीबियन एम्ब्रियोज का, सैलामेंडर का, न्यूट सैलामेंडर की टाइप, उसका नोड है। यहाँ से सेल्स माइग्रेट होंगे, ये जाकर क्या करेंगे? ये बनाएंगे एक्सियल, पैरेक्सियल और वो जो न्यूरोलेशन के लिए नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या बनाएंगे? प्रीकॉर्डल प्लेट। ये क्या बनाएंगे? ये नोटोकॉर्ड बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? और सोमाइट्स बनाएंगे। ये तमाम स्ट्रक्चर्स इस रीजन से माइग्रेट हो रहे हैं जिसे हम ग्रे क्रेसेंट। अब इन 3 एक्सपेरिमेंट्स पे बात हो सकती है। ये गैस्ट्रूला, ये एम्फीबियन गैस्ट्रूला। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया स्पेमैन ने? इन्होंने इस एम्ब्रियो की डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर के ऊपर से एक्टोडर्म रिमूव कर दी। ये एक्टोडर्म रिमूव की। अब ये एम्ब्रियो विदाउट एक्टोडर्म है। ये पहला एक्सपेरिमेंट, ये एक्टोडर्म। इस एक्टोडर्म से कोई ख़ास स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं हो सकते, कोई नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि एक्टोडर्म को काटा और इसके अंदर से कट करने के बाद इसके नीचे से ये डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को रिमूव कर दिया, इस मीजोडर्म को रिमूव कर दिया। दोनों को, इस मीजोडर्म को और इस एम्ब्रियो को, जिसकी एक्टोडर्म को रीलाइगेट कर दिया गया था, वापस जोड़ दिया गया था, इन दोनों को मीडियम में रखा गया। दोनों टिश्यूज़ फिजिकली हेल्दी रहीं,
लेकिन ना गैस्ट्रूला में प्रॉपर नर्वस सिस्टम नोटोकॉर्ड बना और ना ही उस मीजोडर्म से कुछ डेवलप हुआ। ये दो एक्सपेरिमेंट्स शुरू में लिखे हुए। स्पेमैन ने ये फिनोमिना डिस्कवर कैसे की? इन्होंने एक्टोडर्म रिमूव की, उस एक्टोडर्म से कुछ डेवलप नहीं हुआ मीजोडर्म के बगैर। मीजोडर्म रिमूव की, मीजोडर्म अकेली से भी कुछ डेवलप नहीं हुआ एक्टोडर्म से दूर जाकर। हैंस स्पेमैन एंड हाइल्ड मैंगोल्ड ने एक कलेक्टिव अटेम्प्ट की सैलामेंडर के एम्ब्रियो पे। इन्होंने न्यूट लिया, न्यूट सैलामेंडर्स की एक टाइप है, इनके दो अलग अलग टाइप्स ली, एक डार्क कलर का सैलामेंडर लिया और एक लाइट कलर का सैलामेंडर लिया। इनके गैस्ट्रूला स्टेजेस ली और क्या किया, एक एम्ब्रियो का डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, ये डोर्सल लिप के सेल्स यहाँ से निकाल लिए जैसे हमने इस डायग्राम में निकाले हुए हैं। ये डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर यहाँ पर है। दूसरे एम्ब्रियो से लाए हुए इस डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को इसकी वेंट्रल साइड पर, मसलन ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, यहाँ पर इसको इम्प्लांट कर दिया। ये होगा ग्राफ्टेड डोर्सल लिप। ये वाला डोर्सल लिप, ये डोर्सल लिप किसका है? ये डोनर्स डोर्सल लिप है, डोनर्स डोर्सल लिप। ये डोर्सल लिप इसका अपना है, इट्स ओन, जबकि ये डोर्सल लिप, ये क्या है? ये ग्राफ्टेड डोर्सल लिप। दिस इज ग्राफ्टेड डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। तो एक दूसरे एम्ब्रियो की मीजोडर्म को इसकी वेंट्रल या लेटरल पोजीशन पर यहाँ ग्राफ्ट कर दिया और देखना चाहा कि क्या ये डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर जो दूसरे एम्ब्रियो से आया है, इस एम्ब्रियो में आकर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है या नहीं करता। तो रिजल्ट क्या, इनकी तवक्को के मुताबिक रिजल्ट आया। इस गैस्ट्रूला में जब ऑर्गेनोजेनेसिस हुई तो इसमें दो मुकम्मल नर्वस सिस्टम, दो मुकम्मल नोटोकॉर्ड्स और दो जगहों पर डेवलपमेंट शुरू हो। तो उस स्केच को भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये कुछ इस तरह से बुक ने बनाया हुआ है। एक एम्ब्रियो इधर इंड्यूस हो गया और दूसरा एम्ब्रियो इस तरफ इंड्यूस हो गया। इधर भी न्यूरल ट्यूब बनी, नोटोकॉर्ड बना, सोमाइट्स बने। इधर भी न्यूरल ट्यूब बनी, नोटोकॉर्ड बना और उसके इर्द गिर्द सोमाइट्स एस्टेब्लिश हुए। और चलते चलते क्या हुआ, ये दो सैलामेंडर के लार्वी यूं एक दूसरे से जुड़े हुए दो लार्वी डेवलप हो गए, दो एक दूसरे से जुड़े। तो यानी डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर इन सेल्स में जहां ग्रे क्रेसेंट बनता है, इनमें ये सलाहियत रहती है बहुत अगली स्टेजेस में जाकर भी कि ये एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनवा दें और वहाँ नोटोकॉर्ड, प्री कॉर्डल प्लेट और सोमाइट्स बनवा दें। वो मीजोडर्म्स कौन कौन सी बनती कल मैंने आपको यहाँ डिटेल से बता दिया। तो ये प्रोसेस, ये पूरा अमल समझाता है हमें कि सेल्स एक दूसरे में डेवलपमेंट के अमल को इंड्यूस कर सकते। इस अमल को स्पेमैन ने नाम दिया प्राइमरी इंडक्शन और डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को नाम दिया कि ये सेल्स क्या हैं, दे आर प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द एम्ब्रियो, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स। इस अमल को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। के नेबरिंग सेल्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं दूसरे जर्म लेयर्स में। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की हमने कौन सी एग्जांपल पढ़ी? प्राइमरी इंडक्शन, इंडक्शन बाय डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर टू डेवलप इनटू प्रीकॉर्डल प्लेट, नोटोकॉर्ड, सोमाइट्स एंड नर्वस सिस्टम। तो समरी क्या हुई, मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट की समरी जो ये हुई कि जाइगोट से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आती है,
वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तमाम सेल्स में बिल्कुल एक जैसी ही माइटोटिक प्रोसेस से शिफ्ट होती है। वहाँ मौजूद मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स और नेबरिंग सेल्स डिटरमिन करते हैं कि कौन सी किस्म के सेल्स से डेवलपमेंट के बाद कौन सी टिश्यू बनेगी। ये इसकी डिटेल्स हैं। इस चैप्टर के कुछ थोड़े से टॉपिक्स रहते हैं, उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं।